हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू S2 स्टडी सर्कल। आज की करंट अफेयर्स क्लास में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं, पहली न्यूज़ कवर करते हैं। गवर्नमेंट टेकिंग स्टेप्स टू अंडरटेक द प्रोडक्शन ऑफ कोविड बीप ऑन लार्ज स्केल। ये है क्या कोविड की बीप? कोविड बीप एक मॉनिटरिंग सिस्टम है कोविड पेशेंट को, और ये पूरी तरीके से भारत में बना हुआ है। और ये बनाया किसने है? ESIC मेडिकल कॉलेज हैदराबाद, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने मिलकर। दूसरी न्यूज देख, गवर्नमेंट प्लान्स टू कमीशन मोर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स फॉर ऑगमेंटिंग पावर जनरेशन। इससे रिलेटेड न्यूज देख लेते हैं हम लोग। हमारे यहाँ इस समय इंडिया में 22 न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं जो ऑपरेटिव हैं, जिनकी कैपेसिटी है 6780 मेगावाट की। 10 रिएक्टर्स जो हैं इस समय अंडर कंस्ट्रक्शन है, उनकी कैपेसिटी है 8000 मेगावाट की, 8000 मेगावाट की। इसके बाद जब कंप्लीट पूरा हो जाएगा प्रोजेक्ट तो हमारी कैपेसिटी पहुंच जाएगी 22480 मेगावाट 2031 तक। अभी हमने ऊपर देखा था कि एक रिएक्टर बनाया जा रहा है भावनी के द्वारा। भावनी है क्या? भावनी है भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड, और ये पहला फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कलपक्कम जो कि तमिलनाडु में है वो स्टैब्लिश कर रही है। यूज किया जाएगा यहाँ पे इस रिएक्टर में यूरेनियम 238 सोडियम यहाँ पे एज अ कूलिंग एजेंट यूज किया जाएगा। अच्छा, कंफ्यूज मत होइएगा, यूरेनियम 235 नहीं है, ये यूरेनियम 238 है। ये हाईली रिएक्टिव नहीं है, ये थोड़ा सा स्लो रहता है और ये काफी ज्यादा दबाव में ही काम करता है। अच्छा, फर्स्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन कहाँ पे बनाया गया था? तारापुर, महाराष्ट्र में, और ये 1969 में ऑपरेशनल हुआ था। एक बार हम लोग देख लेते हैं कि इस समय इंडिया में कितने न्यूक्लियर पावर स्टेशन हैं और कहाँ कहाँ हैं। गोरखपुर। अच्छा, हम लोग एक्टिव प्लांट्स देखते हैं मेनली। नरोरा यूपी में, राजस्थान, काकरापार, तारापुर, कैगांव, चेन्नई, कुडनकुलम, इतने पावर प्लांट्स हैं जिस समय एक्टिव हैं। तारापुर कहाँ पर है? तारापुर तो अभी हमने पढ़ा भी था, महाराष्ट्र में। कैगा कहाँ पर है? ये देख रहे हैं मैप में, वैसे भी क्लियर दिखाई पड़ रहा है, कर्नाटका में। ये तमिलनाडु में है कालापक्कम। कुडनकुलम भी तमिलनाडु में ही है। राजस्थान में हम देख चुके, ये यूपी में है, और काकरापार जो है वो गुजरात में है। ठीक है, आइए अगली खबर पे चलते हैं हम लोग। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स अनाउंसेस इंडिया साइकिल्स फॉर चेंज स्टेज। बस इसमें यही देखना है कि इसमें केवल यही देखना है कि साइकिल्स फॉर चेंज क्या है आखिरकार। साइकिल्स फॉर चेंज एक साइकिलिंग रिवॉल्यूशन लाने की कोशिश की जा रही है, और ये चलाया किसकी वजह से जा रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स को। चूंकि देश में ज्यादा साइकिल्स चलेंगी, पॉल्यूशन कम होगा, कम प्रॉब्लम्स होंगी। क्लाइमेट चेंज में भी काफी कंट्रीब्यूट करता है जो हमने। इसके अलावा कल ही हमने एक स्माइल स्कीम पढ़ी थी, आज फिर से हम लोग इसी स्माइल स्कीम को पढ़ रहे हैं। एक्चुअली इसमें हुआ क्या है कि एक गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है इसको कि अब इसमें एक और चीज इंक्लूड की जाएगी कि वेलफेयर ऑफ द ट्रांसजेंडर पर्संस। अभी तक इसमें हम देख रहे थे चाइल्ड के लिए वेलफेयर था, और अब इसमें ट्रांसजेंडर पर्संस को भी वेलफेयर के लिए इसमें शामिल किया गया। और इसमें क्या क्या है? रिहेबिलिटेशन करना है उनका, मेडिकल फैसिलिटीज देनी है, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट और बहुत सारी चीजें जिससे उनके डेवलपमेंट में योगदान हो। ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंडर में काम कर रही है स्कीम। अगली न्यूज क्या है? जवाहर नवोदय विद्यालय स्टूडेंट्स डिटेक्ट एस्ट्रॉइड्स अंडर खगोलशाला एस्ट्रॉइड सर्च कैंपेन। ये कौन चला रहा है? ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर, किसके साथ मिलके? स्पेस इंडिया के साथ मिलके। और ये किसके अंडर में चल रहा है? एक खगोलशाला इनिशिएटिव है। इसके दो सब कंपोनेंट्स हैं, खगोलशाला एस्ट्रॉइड सर्च कैंपेन और प्रोजेक्ट परिधि। ये देख लेना, प्रोजेक्ट परिधि और खगोलशाला एस्ट्रॉइड सर्च कैंपेन। खगोलशाला एस्ट्रॉइड्स में जैसे नाम से ही क्लियर दिख रहा है कि एस्ट्रॉइड्स को सर्च करना है, और इसमें स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व किया जाएगा। उसके लिए 20 जवाहर नवोदय विद्यालय में लैब्स खोली गई हैं, स्पेस इंडिया और ऑफिस ऑफ PSA ने मिलकर। प्रोजेक्ट परिधि क्या है कि परिधि जैसे नाम से क्लियर है कि
पृथ्वी की जो सरकमफेरेंस हो है उसको नापना। किस तरीके से? जब सन की शैडो पड़ती है पृथ्वी पे, उसके अकॉर्डिंग एक स्पेसिफिक लोकेशन से सरकमफेरेंस को कैलकुलेट करना। और ये 3000 साल पुराना मेथड है। एक बार ये देख लेते कि 1999 में कैबिनेट सेक्रेटरीट ने एस्टेब्लिश किया था ऑफिस ऑफ पीएसए, ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर। तब से ये साइंटिफिकली कोई भी एडवाइस होती है तो प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट को देती है। अगली न्यूज पे चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट मल्स पीएम केयर्स फंड फॉर ऑर्फन्स। ये न्यूज इसलिए आई कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही कि ऑर्फन्स के लिए भी सरकार सोचे कि पीएम केयर फंड का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा ऑर्फन्स के लिए। एक्चुअली अभी तक ऑर्फन्स को इंक्लूड नहीं किया गया है पीएम केयर फंड में। और एक रिपोर्ट आई है सुप्रीम कोर्ट में कि 75,000 चिल्ड्रन ऐसे हैं जो किसी न किसी तरीके से ऑर्फन हुए, चाहे वो अबेंडन कर दिए गए हों या फिर उनके माता पिता मर गए हों। बहुत सारे रीजंस उसमें हो सकते हैं। अच्छा, एक और चीज देख लेते हैं कि एक एफिडेविट फाइल किया है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ये कमीशन है। इन्होंने एक एफिडेविट भी सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया। इन्होंने कहा है कि लगभग 6855 चिल्ड्रन ऑर्फन हो चुके हैं अप्रैल से लेकर और जून तक 2021 में, मतलब जो सेकेंड पैंडेमिक आई थी। ठीक है, और ये केस किसी की फाइल करने या पिटीशन पे सुनवाई नहीं हो रही है। सुप्रीम कोर्ट इसको स्वतः संज्ञान लिया है, इसको सुमोटो। ठीक है ना। अच्छा, पीएम केयर फंड्स के बारे में एक बार देख लेते हैं कि इसको इस्टेब्लिश किया गया था। पीएम केयर फंड मतलब प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड। 2020 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था जब कोरोना आउटब्रेक हुआ है, कोरोना हमारे देश में फैलना शुरू हुआ है। तो इमरजेंसी सिचुएशन में हमने एक प्राइम मिनिस्टर ने एक फंड इस्टेब्लिश किया जिससे लोग डोनेशन दें और उस पैसे को उस पेंडेमिक को दूर करने में यूज किया जा सके। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, ये आप देख लीजिएगा। अच्छा, इसका हेड चेयरमैन कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ पीएम केयर फंड। इसमें मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, होम अफेयर्स एंड मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस इसके ट्रस्टी हैं, एक्स ऑफिशियो ट्रस्टी हैं इसके। कौन कौन? होम अफेयर, डिफेंस और फाइनेंस। पैसा भी चाहिए, सुरक्षा भी चाहिए और पुलिस मतलब लॉ एंड ऑर्डर भी चाहिए। तो तीनों चीजें यहाँ पे इंक्लूड कर ली गई। बाकी प्राइम मिनिस्टर तो है ही एज ए हेड। प्राइम मिनिस्टर ही नॉमिनेट करेंगे इनके 3 ट्रस्टीज को, और वो कौन होंगे? जो परमानेंट ट्रस्टीज होंगे। इमिनेंट पर्सन्स इन द फील्ड ऑफ रिसर्च, हेल्थ, साइंस, सोशल वर्क, लॉ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और फिलैंथ्रोपी। अच्छा, एक और चीज देख लेते हैं कि पीएम केयर फंड में वो पूरी तरीके से वॉलंटरी है, इंटायरली वॉलंटरी है, नंबर 1। नंबर 2, कोई भी इसको बजटरी सपोर्ट नहीं मिलता है। तीसरी बात, इसको सीएसआर में काउंट किया जाएगा, टैक्स बेनिफिट मिलेगा। एफसीआरए में इसको एग्जाम्पशन भी मिलेगा। आइए चलते हैं अगली न्यूज पे। आईएमएफ कट्स इमर्जिंग एशिया इंडिया ग्रोथ फोरकास्ट। अब एक बार देख लेते हैं कि किस तरीके से आईएमएफ ने अपनी फोरकास्ट में कहा है। आईएमएफ ने ये बात बोली है कि जो एशिया की है वो ग्रोथ रहेगी। रिवाइज्ड है ये, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक एक रिपोर्ट जारी करती है आईएमएफ। उसी रिपोर्ट को मैं इस डेटा को रिवाइज किया गया, तो नया डेटा में इन्होंने फोरकास्ट किया है 7.5% एशिया ग्रो करेगा। इंडिया की ग्रोथ रेट रहेगी कितनी? 9.5%। और चाइना की ग्रोथ रेट कितनी रहेगी? 8.1%। तो आसियान 5 क्लस्टर कंट्रीज को हम लोग देख लेते हैं कि ये आखिरकार हैं क्या क्या। थाईलैंड, फिलीपींस, मलेशिया, सिंगापुर,
इंडोनेशिया। एक्चुअली आसियान 5 अभी न्यूज में रही थी, तो इसलिए हमने एक बार इसको कवर करना जरूरी समझा। कौन कौन सी हैं? थाईलैंड, फिलीपींस, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया। अगली न्यूज पे चलते हैं। ये शायद पहली बार हो रहा होगा भारत में। पटना हाईकोर्ट के डायरेक्शन पे बिहार गवर्नमेंट ने ये बात कही है कि आप में ये बताइएगा कि आपके ब्यूरोक्रेट्स जितने हैं उनके कितने बच्चे गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ रहे हैं। एक्चुअली कुछ दिन पहले जो मुख्य सचिव हैं बिहार के, उन्होंने ये बात कही थी कि हमने बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया है स्कूलों में, बहुत उनको फैसिलिटीज़ दी हैं। तो इसी वजह से पटना हाईकोर्ट ने ये कहा हमको दिखाइएगा, अगर आपने इम्प्रूवमेंट किया, बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ दी हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आपके ऑफिसर्स पढ़ते होंगे उसमें। तो मेरी समझ में तो कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि गवर्नमेंट स्कूल्स का डेटा मांगा जा रहा है कि ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे कितने पढ़ते हैं उसमें। और ये बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि अगर कहते हैं शासन चलाने वाला अगर खुद ही प्रभावित हो उससे, तो वो चीज़ों को बेटर करता है। तो चूंकि ब्यूरोक्रेट्स हैं वो चला रहे हैं, नौकरशाह हैं वो चला रहे हैं चीज़ों को, अगर उनके बच्चे जाएंगे तो वो चीज़ें ऑब्वियस सी बात है बेहतर होंगी, ऑफ कोर्स बेहतर होंगी। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, शेयर करें और लाइक करें। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, S2 स्टडी सर्किल, और हमें इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं S2 स्टडी सर्किल के नाम से ही। सो थैंक यू।